हम लोग करेंगे यूनिट 1 डाइजेस्टिव सिस्टम, फेडरल बोर्ड नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान 2022-23। उसके अंदर हम लोग एनबीएफ की बुक से बायोलॉजी ग्रेड 10 से यूनिट नंबर 1 करने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन हम लोग जो इस करिकुलम के अंदर मौजूद जितने भी एसएलओस हैं, उन सब एसएलओस को देखेंगे जिनके मुताबिक फेडरल बोर्ड पेपर बनेगा। तो इसी तरीके से हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी कर रहे हैं। तो इसके अंदर अब हम लोगों ने बायोलॉजी की यूनिट नंबर 1 डाइजेस्टिव सिस्टम को देखना है। तो इसके जितने भी एसएलओस हैं जो इस चैप्टर के साथ मुंसलिक हैं और इन एसएलओस को देखकर फेडरल बोर्ड का पेपर आता है, बुक से नहीं आता, बुक सिर्फ रेफरेंस के लिए है। तो उन एसएलओस को जो यूनिट 1 के साथ मुंसलिक हैं बुक के, उनको हम लोग आज की इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। सबसे पहला एसएलओ है डिस्क्राइब द नीड्स ऑफ इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेक्शन। तो आपने बताना है कि आपको क्यों ज़रूरत है इंजेक्शन की, डाइजेशन की, एब्जॉर्प्शन की, एसिमिलेशन की और इजेक्शन की। तो इन सब का क्या मतलब है? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको खाने की क्यों ज़रूरत है। तो खाने की जो आपको ज़रूरत है, आप जो खाना खाते हैं उसके 2 मेन रीज़न है जिसके लिए आपको ज़रूरत है। सबसे पहले तो आपको ज़रूरत है रेस्पिरेशन के लिए, ओके? आपको ज़रूरत है रेस्पिरेशन के लिए, इसका मतलब है एनर्जी प्रोडक्शन, ओके? रेस्पिरेशन का मतलब होता है एनर्जी प्रोडक्शन और ये मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम वाली रेस्पिरेशन की बात नहीं कर रहा, ये सेलुलर रेस्पिरेशन है। तो आपने खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि खाने के अंदर आपके पास जो बॉन्ड्स हैं, उनके अंदर एनर्जी मौजूद होती है। आपने जो भी काम करना है, आपको उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत है, तो वो एनर्जी आप लोग लेते हैं खाने से। तो इसको कन्वर्ट करना है एनर्जी में, दैट इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन। एनर्जी मेनली जो होती है दैट इज़ एटीपी। एटीपी में उसको कन्वर्ट करते हैं, जो कि आई थिंक 9th क्लास में आप लोग पढ़ ही चुके हैं कि कैसे। तो ये एक रीज़न है और दूसरा रीज़न जो आप फूड लेते हैं उसका रीज़न है रिपेयर एंड ग्रोथ के लिए। तो स्ट्रक्चरल रिपेयर एंड ग्रोथ कि आपने अगर आपको कोई चोट वगैरह लगी है तो उस जगह को आपने रिपेयर करना है और इसके साथ-साथ अगर आप टीनेज ईयर्स में हैं तो आपने ग्रो भी करना है। तो इन दोनों चीज़ों के लिए आपको फूड की ज़रूरत है क्योंकि वो खुद से तो ग्रो नहीं होगा, उसको एनर्जी की ज़रूरत है या फिर उसको डिफरेंट टिश्यूज़ या डिफरेंट मोनोमर्स की ज़रूरत है जिनको वो मिलाकर वो नई चीज़ बनाएँगे। तो इसके लिए भी आपको फूड की ज़रूरत है। तो ये 2 मेन रीज़न है जिसके लिए आपको फूड की ज़रूरत पड़ती है। ऑफ कोर्स फूड अब इस तरह से तो नहीं हो सकता कि फूड बाहर ही है और आप उसको इसके लिए यूज़ करें। आपको सबसे पहले तो फूड को अपने अंदर लेके जाना पड़ेगा जहाँ पर वो इस काम के लिए यूज़ होगा। तो सबसे पहला स्टेप है इन दोनों चीज़ों को करने के लिए दैट इज़ कॉल्ड इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब है टेक इन फूड, ओके? टेक इन फूड यानी जो भी आपका खाना है, आपने अब उसको एक्चुअली में अंदर लेकर जाना है, यानी आपने उसको खाना है। दिस इज़ कॉल्ड इंजेक्शन। तो ऑफ कोर्स इसीलिए ज़रूरी है कि अगर आपको खाने को इसके लिए यूज़ करना है, तो सबसे पहले आपको उसके अंदर लेके जाना ही पड़ेगा। तो इसकी ज़रूरत यही है कि दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। अगर आपको अपने खाने को डाइजेस्ट करना है, तो वो तो तभी होगा जब आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होगा। सबसे पहले तो आप लोग खाने को अंदर ले जाएँगे। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है, दैट इज़ ऑफ कोर्स डाइजेशन। अब खाने को आप लोग अंदर ले गए हैं, अब आपको इसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। अब डाइजेशन का क्या मतलब है? अब खाना जो कि बहुत ज़्यादा मतलब एक बड़े लेवल पर होता है, सबसे पहले तो वो एक बहुत मतलब बड़े पीसेज़ में होता है। सेकंडली वो जो है पॉलीमर्स का बना होता है, यानी वो इतने सिंपल मॉलिक्यूल्स का नहीं बना होता। अब जो आपके सेल्स हैं, ये जो काम करने हैं, ये दोनों ये आपके सेल्स ने करने हैं, ये आपकी बॉडी ने नहीं करने, बल्कि आपके हर एक-एक सेल ने करने हैं। तो आपने अपने खाने को हर एक-एक सेल को देना है। अब सेल तो बहुत छोटा होता है, तो ज़ाहिर है इतना बड़ा खाना आप एक सेल को नहीं दे सकते, सेल को बहुत छोटे-छोटे पीसेज़ में खाने की ज़रूरत है। तो डाइजेशन आप लोग करते हैं ब्रेक डाउन फूड, ओके? आप लोग अपने खाने को डिफरेंट तरीकों से छोटे-छोटे हिस्सों में बाँटते हैं। अब इसकी 2 टाइप्स हैं। सबसे पहले तो आपके पास है मैकेनिकल डाइजेशन, ओके? मैकेनिकल जिसके बारे में आप सबको आई थिंक इल्म है ही। मैकेनिकल का मतलब है कि आपने उसको तोड़ना है। जिस तरह आप दाँतों से तोड़ते हैं, जिस तरह आप स्टमक से तोड़ते हैं, आपने उसको बहुत छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़ना है। ये आप खुद भी कर सकते हैं, यानी कि आप बाहर खुद भी अगर खाने को तोड़ना शुरू कर दें, तो आप मैकेनिकल डाइजेशन किसी हद तक खुद भी कर सकते हैं। तो मैकेनिकल का तो मतलब सिर्फ़ ये है कि मैकेनिकली ब्रेक डाउन फूड, ओके? इसका मतलब तो यही है ब्रेक डाउन फूड इंटू स्मॉल पीसेस। ब्रेक डाउन फूड इंटू स्मॉल पीसेस, ओके? हमें छोटे-छोटे हिस्सों में उसको तोड़ देना है। लेकिन ऐसा आप लोग क्यों करेंगे? ऐसा हम लोग इसलिए नहीं करेंगे कि हमारे सेल्स छोटे हैं तो उनको हमने छोटे-छोटे हिस्से देने हैं, क्योंकि ये छोटे-छोटे हिस्से भी सेल्स के लिए बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, ओके? हम लोगों ने एक्चुअली में इसको बहुत छोटे लेवल पर जाकर तोड़ना है। यानी कि हम लोगों ने जो पॉलीमर्स हैं, जिनके बारे में हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था, आप मुझे मेरे ख्याल में वो केमिस्ट्री वाला चैप्टर देखा होगा पॉलीमर्स का। हमने उन पॉलीमर्स को जो बहुत लंबी चेन्स हैं, उनको हमने छोटे-छोटे मोनोमर्स के अंदर तोड़ना है। तो ये हम लोग किस तरह से करेंगे? ये हम लोग करेंगे थ्रू केमिकल डाइजेशन, ओके? हमारे सेल्स को एक्चुअली में वो मोनोमर चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके खाने में मौजूद हैं प्रोटीन्स, तो आपकी बॉडी ने इन प्रोटीन्स को तोड़ देना है जिनसे ये बनते हैं। प्रोटीन्स पॉलीमर्स हैं जो कि बनते हैं अमीनो एसिड से। तो एक-एक अमीनो एसिड जिसको आप देख नहीं सकते, अमीनो एसिड बहुत छोटे होते हैं। इनके अंदर आपकी बॉडी ने प्रोटीन्स को तोड़ देना है। अगर आपके पास है कार्बोहाइड्रेट्स इसके बारे में आपने क्लास 9 बायोलॉजी में पढ़ा ही होगा या आपको पता ही है बने होते हैं जो मोनोमर्स हैं मेनली बने होते हैं मोनोसैकेराइड से। पॉलीसैकेराइड्स वगैरह जो है सब सिंपल शुगर्स यानी मोनोसैकेराइड से बने बने होते हैं। तो इनको तोड़ देना है आपने सिंपल शुगर्स में जिन्हें मोनोसैकेराइड्स भी कहा जाता है और ये मेनली आपके पास होते हैं ग्लूकोज़, मेनली आप लोग इसको ग्लूकोज़ में ही तोड़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में या फिर फ्रक्टोज़ में भी तोड़ा जाता है और कभी-कभी गैलेक्टोज़ में भी तोड़ा जाता है। इसके बाद आपको एक और क्लास भी होती है दैट इज़ लिपिड्स। अब लिपिड के साथ आपने क्या करना है कि आपने इनको तोड़ देना है। ये जिनसे बने होते हैं, ये मैंने आपके पास बने होते हैं फैटी एसिड्स और कोलेस्टेरॉल से। तो इनके अंदर आपकी बॉडी इनको तोड़ देती है। ये बहुत छोटे हैं, इनको आप नहीं देख सकेंगे, लेकिन आपके जो सेल्स ने इनको जैसे यूज़ करना है, वो सेल्स ने आपके पास इनको इन मोनोमर्स की शक्ल में यूज़ करना है। इसके बाद एक और चीज़ भी होती है जो इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है आपके लिए, ये आप खुद भी मतलब आपके अंदर भी इतनी मौजूद है, लेकिन ये भी आपको खाने में अक्सर मौजूद होती है, न्यूक्लिक एसिड्स, ओके? न्यूक्लिक एसिड जो आपको पता ही है, डीएनए और आरएनए के अंदर मौजूद होते हैं। इनको वो तोड़ देते हैं न्यूक्लियोटाइड्स में, जो इनके मोनोमर्स हैं। तो ये मेन काम करना है केमिकल डाइजेशन है। ये चीज़ कि आपने प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में तोड़ना है, ये आपने इस तरह नहीं करना है कि इनको आपने छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़ देना है तो ये अमीनो एसिड में बन जाएँगे। नहीं, बल्कि आपको एक रिएक्शन करनी पड़ेगी थ्रू एंजाइम्स। आपको इनको तोड़ना पड़ेगा अमीनो एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल शुगर्स में, लिपिड्स को फैटी एसिड में। ये आप छोटा-छोटा करके नहीं तोड़ेंगे। तो फिर मैकेनिकल डाइजेशन का क्या फ़ायदा है? तो आपको पता ही होगा ये भी अगेन केमिस्ट्री से पता होगा। केमिकल के अंदर हम मेनली केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। हमने देखा था कि केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन काइनेटिक्स में अगर आपके पास कोई रिएक्शन है जिसके अंदर एक सॉलिड
रिएक्टेंट है, यानी जिस तरह आपके पास फूड है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, राइट? लिक्विड फॉर्म में तो वो फूड में नहीं आता। तो उसको जब आपने तोड़ना है मैकेनिकली, तो आपको पता है कि कोई भी रिएक्शन अगर होगी, तो सॉलिड का जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, रिएक्शन की स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास ये एक सॉलिड है और इसके ऊपर आपने एंजाइम में रिएक्शन करना है, लेकिन अगर ये एक सॉलिड है और ये वही सॉलिड है, मतलब ये वही सॉलिड, लेकिन हमने इसको 2 हिस्सों में तोड़ दिया है। तो अब इसके ऊपर अगर हम लोग रिएक्शन करेंगे तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा और ये बहुत स्लो होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये वाला सॉलिड्स अपनी सरफेस पे रिएक्ट करते हैं, तो इसके अंदर ये 2 सरफेसेस ज़्यादा आ चुकी हैं। ये वाली और ये वाली। ये दोनों सरफेसेस एक्स्ट्रा आ गई हैं, ये बाहर वाली तो अभी भी है, लेकिन एक्स्ट्रा आ गई है, तो रिएक्शन आपके पास तेज़ हो जाएगी। जितने हम इसको छोटे हिस्सों में तोड़ेंगे, रिएक्शन उतनी जल्दी होगी। उतनी जल्दी आप लोग इनको अमीनो एसिड वगैरह में तोड़ सकेंगे। सबसे पहले मैकेनिकल आप इसलिए करते हैं कि आसानी से आप लोग केमिकल डाइजेशन कर सकें। और इसको हम लोग कंप्लीट डिटेल में देखने वाले हैं इसी वीडियो में। और इसके बाद आपके पास जो थर्ड स्टेप है, और डाइजेशन की ऑफ कोर्स आपको ज़रूरत है, क्योंकि आपके सेल्स ने यूज़ ही इनको इन लेवल पर करना है, तो उसके लिए आपको इसको तोड़ना पड़ेगा। फिर आपके पास एब्ज़ॉर्प्शन, ओके? एब्ज़ॉर्प्शन। थर्ड स्टेप इज़ एब्ज़ॉर्प्शन। अब एब्ज़ॉर्प्शन क्या है? अब जो आपका खाना डाइजेस्ट हो गया है, वो फाइनली इन में आ गया, तो ऑफ कोर्स आपको इसको सेल्स तक पहुँचाना है। सेल्स तक पहुँचाने के लिए आपको इस खाने को एब्ज़ॉर्ब करना पड़ेगा इनटू ब्लड, ओके? इनटू ब्लड, क्योंकि ब्लड का काम ही ये है कि उसने खाने को हर जगह तक पहुँचाना है। जी हाँ, ब्लड का काम ये है कि उसने आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम से खाना लेना है और उधर से उसने हर सेल तक उसको पहुँचाना है, क्योंकि ब्लड का एक्सेस हर सेल तक है। आप जिस मर्ज़ी सेल तक चले जाएँ, उसके पास से कोई ना कोई ब्लड वेसल ज़रूर गुज़रती है। तो आपके पास इस तरह से एक ब्लड वेसल जा रही होगी और इसके साथ आपके पास सेल्स होंगे और ब्लड वेसल्स के अंदर आपके पास ये फैटी एसिड्स होंगे, बहुत छोटे हैं, ब्लड वेसल के अंदर घुस सकते हैं। आपके पास होंगे अमीनो एसिड्स, आपके पास होंगे फैटी एसिड्स, आपके पास होंगे कोलेस्ट्रॉल वगैरह, और सेल्स इनको ले लेंगे, ओके? सेल्स इनको ले लेंगे अपने अंदर और इनको यूज़ करना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से आपको इस खाने को आप फाइनली ब्लड के अंदर भी लेकर जाना है। तो दिस इज़ कॉल्ड एब्ज़ॉर्प्शन, आपको इसको ब्लड के अंदर एब्ज़ॉर्ब करना है। लिटरली ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप या सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आप इसको कह लें, इससे अगला वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब तक आपका खाना ब्लड में ही नहीं जाएगा, तो वो सेल्स तक पहुँचेगा नहीं। तो एब्ज़ॉर्प्शन तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आपके पास जो फोर्थ स्टेप है, दैट इज़ एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन क्या है? एसिमिलेशन एक्चुअली में इसको खाने को यूज़ करना है। इसके 2 स्टेप्स हैं जो हमने ऑलरेडी बात कर ली। नंबर 1 है आपके पास एनर्जी प्रोडक्शन, कि आपने अपने खाने को, आपके जो सेल्स हैं, उन्होंने इसको यूज़ करना है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। ये एसिमिलेशन का एक पार्ट है। और दूसरा इसका एक पार्ट है स्ट्रक्चरल ग्रोथ एंड रिपेयर, मेकिंग टिश्यूज़, ओके? मेकिंग टिश्यूज़ का आपने रिपेयर करना है या फिर आपने ग्रो करना है अपनी बॉडी को। तो ये तो जो मेन चीज़ है, एसिमिलेशन का मतलब है यूजिंग अप फूड, कि फूड को एक्चुअली में आपने यूज़ करना है। तो क्लियरली ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप यही नहीं करेंगे तो बाकी सबका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअली में खाने को यूज़ करना ही मेन इसका रीज़न है। एसिमिलेशन इसको कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग एसिमिलेशन में जो मेनली आप लोग एनर्जी लेते हैं, वो आप लोग लेते हैं अपने कार्बोहाइड्रेट से, ओके? आप लोग अपनी मेनली ग्लूकोज से, जो आपका सिंपल शुगर में हमने इसको तोड़ दिया है, या इवन कभी फ्रक्टोज से भी ले सकते हैं। ग्लूकोज को आप लोग तोड़ देंगे इनटू एटीपी, ओके? थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के थ्रू, जो मैंने आपको भी बताया था, इसके थ्रू आप लोग ग्लूकोज को तोड़ देंगे एटीपी में, और एटीपी ऐसे ही है जैसे आपको एनर्जी है, ओके? एनर्जी करेंसी है सेल की। तो मेनली आप जो एनर्जी लेते हैं वो ग्लूकोज से लेते हैं। अगर ग्लूकोज मौजूद ना हो, कभी आपने ऐसा खाना खाया जिसमें ग्लूकोज नहीं थी, तो फिर ये एनर्जी लिपिड से भी आ सकती है और प्रोटीन से भी आ सकती है, लेकिन ऐसा आमतौर पर कभी होता नहीं कि वो ग्लूकोज हर खाने में मौजूद होती है। और अगर ना हो तो वो इससे ले सकते हैं, लेकिन कोई इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि मेनली ग्लूकोज से अगर एनर्जी ली जाए तो सबसे एफिशिएंट होता है। तो एनीवेज़ अगर ग्लूकोज मौजूद है तो आपके सेल्स जो हैं वो ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट से ही एनर्जी लेंगे, बाकी किसी चीज़ से वो एनर्जी नहीं लेंगे। बाकी जहाँ बात आती है टिश्यूज़ बनाने में, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट का कोई इतना बड़ा रोल नहीं है। टिश्यूज़ बनाने में आपके पास जो टिश्यू मेकिंग है, मसल्स फॉर एग्जांपल, जो आपके पास मेनली टिश्यू बिल्डिंग है, उसके अंदर मेन किरदार है आपके पास प्रोटीन्स का, ओके? जो आपके पास टिश्यू बिल्डिंग है, वो मेनली आप लोग करेंगे अपने अमीनो एसिड से, ओके? अमीनो, बल्कि मुझे इसको एक्चुअली में लिखना चाहिए मसल्स एंड प्रोटीन्स। तो आपकी बॉडी को डिफरेंट प्रोटीन्स की ज़रूरत है, आपकी बॉडी को और मसल्स के अंदर भी प्रोटीन्स होते हैं। इनको जो बिल्ड करेंगे, वो बिल्ड करेंगे आपके पास अमीनो एसिड से, ओके? तो ये आपके पास बिल्ड होंगे अमीनो एसिड से। अब आप सोच रहे होंगे हमने पहले प्रोटीन्स को तोड़ा था अमीनो एसिड में, अब वापस अमीनो एसिड को प्रोटीन बनाना है, तो बिल्कुल, क्योंकि वो जो प्रोटीन्स हैं उनकी हमें ज़रूरत नहीं थी। जो खाने में प्रोटीन्स हैं उनकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें अपने प्रोटीन्स बनाने हैं। तो उसके लिए हम पहले उनको तोड़ेंगे अमीनो एसिड में, फिर उससे अपनी मर्ज़ी के प्रोटीन्स बनाएँगे। ये भी सेल को मिल जाते हैं। इसके अलावा आपके पास लिपिड्स हैं, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। इनको इस्तेमाल करके आप लोग इधर अपनी बॉडी को मतलब रिपेयर करेंगे, कहीं से हो सकता है सेल मेम्ब्रेन टूट गई है, उसके अंदर आपने फैटी एसिड लगाना है, लेकिन मेनली इनको स्टोर किया जाता है, ओके? इनको मिलाकर आप लोग ट्राइग्लिसराइड्स बनाएँगे। ट्राइग्लिसराइड्स, ये लिपिड्स की एक किस्म है, और उसको आप लोग स्टोर कर देंगे इन फैट टिश्यू, स्टोर्ड इन फैट टिश्यू, क्योंकि मेन जो काम है आपके पास लिपिड्स का, वो ये है कि आपने इसको एनर्जी के तौर पे स्टोर करना है। हमने बात की कि ग्लूकोज़ जो है, उसको हम लोग एनर्जी के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन लिपिड्स को भी हम लोग एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये हम लोग स्टोर करके रखते हैं। इन केस हमारे पास कभी ग्लूकोज़ ना हुई, तो फिर भी हमने ज़िंदा तो रहना है, फिर हम लोग इनको इस्तेमाल कर लेंगे, और क्योंकि इनके अंदर भी एनर्जी तो मौजूद है, इनसे एनर्जी ले लेंगे। नॉर्मली ये होगा नहीं, क्योंकि आमतौर पे ग्लूकोज़ मौजूद होती है, लेकिन कभी आपने खाना नहीं खाया, तो फिर आपको फैट्स जो आपके मौजूद हैं, जो फैट टिश्यू में मौजूद हैं, उनको तोड़कर उधर से एनर्जी ले ली जाएगी। अच्छा, इसके अलावा फैट के और भी कुछ काम हैं। एक तो ये कि उसको आपने स्टोर करना है। इसके अलावा एक और ये कि अक्सर जो स्टोर्ड फैट्स हैं, उनके अंदर विटामिन्स, विटामिन की जो स्टोरेज है, अक्सर विटामिन्स फैट सॉल्युबल होते हैं, ओके? तो आपने फैटी एसिड्स और कोलेस्ट्रॉल को, मतलब इससे आपने फैट्स बनानी है, और फैट्स को आप लोग यूज़ करते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स को एब्ज़ॉर्ब करने के लिए। इनके बारे में भी हमने अगेन बायोकेमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री का आखिरी चैप्टर था, उसमें बात की थी, विटामिन्स। तो इसके अंदर हम लोगों ने देखते हैं कि हमारे पास मेनली ए, डी, ई एंड के, ये 4 विटामिन्स हमारे पास फैट सॉल्युबल है। यानी कि अगर आपको इनको एब्ज़ॉर्ब करना है, अपनी बॉडी में रखना है, इनकी आपको बहुत ज़रूरत होती है, तो आपको फैट की ज़रूरत पड़ेगी, तब आप जाकर इनको स्टोर कर सकते हैं, ओके? तो ये फैट की इसलिए भी ज़रूरत है। और इसके अलावा आपके पास जो बहुत से और स्ट्रक्चर्स हैं, मेनली हार्मोन्स, हार्मोन्स रिपेयर के अंदर भी फैट जो है वो यूज़ होंगे, ग्रोथ रिपेयर के अंदर, अगर कोई फैट वाली जगह टूट गई है। हार्मोन्स भी अक्सर फैट्स के होते हैं, हार्मोन्स मेनली प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन कुछ-कुछ हार्मोन्स जो हैं वो फैट भी होते हैं। तो फैट बेस्ड हार्मोन्स की प्रोडक्शन के अंदर भी आपके पास लिपिड इस्तेमाल होंगे। उसके बाद फाइनली आपके पास चीज़ है न्यूक्लिक एसिड्स। अब जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, इनका कोई इतना बड़ा रोल नहीं है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड्स आपको एक्चुअली में चाहिए नहीं होते। आप खाना खाते हैं उसके अंदर आ जाते हैं, लेकिन न्यूक्लिक एसिड्स आपके पास खुद ही इतने मौजूद हैं। मेबी आपको कभी-कभी इनकी ज़रूरत पड़ जाएगी, लेकिन वैसे नॉर्मली आप इनको जो है वो वेस्ट की तरह ट्रीट करते हैं। ये आपको इनको इनकी आपको इतनी ज़रूरत नहीं है।
तो न्यूक्लियोटाइड्स हैं जब आप उनको ले लेंगे, उनको आपको उनको आपकी बॉडी 2 मेन कामों का इस्तेमाल करेगी। सबसे पहले है उनको रीयूज़ करना। अब ये मतलब इसकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, वो उन्हीं न्यूक्लिक एसिड्स को इस्तेमाल करके आपके जो उसको बहुत सारे कामों के अंदर ज़रूरत पड़ती रहती है डीएनए और आरएनए बनाने के लिए, वो उनके अंदर इसको यूज़ कर लेगी। तो रीयूज़ आपकी बॉडी कर सकती है, इससे एनर्जी सेव होगी क्योंकि सेव्स एनर्जी। आपकी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए थी न्यूक्लियोटाइड्स बनाने के लिए वो सेव हो जाएगी। लेकिन अगर ये सेटअप नहीं होता, वैसे आप जो मर्ज़ी खाना खाएँगे उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड मौजूद होते हैं। क्योंकि हर खाना मेनली सेल्स है। आप किसी चीज़ के सेल्स को खाना है, सेल्स के अंदर ऑटोमैटिकली डीएनए और आरएनए होता है। लेकिन इन केस कभी ये नहीं भी मिलता तो कोई मसला नहीं है क्योंकि बॉडी आपकी जो है वो खुद से न्यूक्लियोटाइड बना सकती है। उसके पास ये सलाहियत मौजूद है, उसके अंदर एनर्जी लगेगी तो वो एनर्जी आप मे बी सेव कर लेंगे, आप इसको रीयूज़ कर दें। लेकिन कोई एसेंशियल न्यूट्रिएंट नहीं है, ना भी मिले तो आपको गुज़ारा चलेगा, कोई बड़ा मसला नहीं होगा। और दूसरा जो भी चीज़ बच जाएगी आपकी बॉडी इसको कभी भी स्टोर नहीं करती, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड स्टोर नहीं होते, तो बाकी का तमाम आपका जो है वो वेस्ट की तरह ट्रीट होगा। तो इसके बाद फाइनल स्टेप एसिमिलेशन के बाद फाइनल स्टेप है आपके पास इजेक्शन। अब इजेक्शन क्या है कि आपके पास जितना भी वेस्ट है, उसको आपने थ्रो अवे करना है। ओके, सो थ्रो अवे वेस्ट। तो इसका क्या मतलब है कि तो बहुत सा आपके पास ऐसा खाना होगा जिसको आप लोग यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि उसको हम कहते हैं अनडाइजेस्टेड फूड। जैसे कि आपके पास हो सकता है, आपके पास है फाइबर, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप लोग ना एनर्जी के लिए, जैसे न्यूक्लियोटाइड जिसका हिस्सा है, आप लोग इसको किसी काम के लिए यूज़ ही नहीं कर सकते। तो इसको ऑफ कोर्स आप अपनी बॉडी में तो नहीं रखेंगे क्योंकि आप इसको स्टोर तो आपने करना नहीं है। इसलिए आपने बार-बार खाना खाना है तो आपकी बॉडी के अंदर जगह नहीं कि आप इसको रखेंगे। तो ऑफ कोर्स आपको इसको अपनी बॉडी से वापस बाहर निकालना है। तो दिस मेथड इज़ कॉल्ड डिजेशन, और ये भी ऑफ कोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का, क्योंकि इसके बगैर आपकी बॉडी के अंदर ये जमा होता रहेगा तो आपको इसको फाइनली जो है वो निकालना होगा। और ये जो एंड है आपकी फुल जो गट है, यानी कि हम लोग कहते हैं जो हमारा डाइजेस्टिव पाथवे है, उसके एंड से आप लोग इसको निकाल देते हैं। थ्रू द एनस इसको निकाला जाता है। Next is identify and describe the structures of the main regions of the alimentary canal and the associated organs. Alimentary canal, what is the alimentary canal? जिसको हम लोग कहते हैं GI ट्रैक, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक। तो मेनली ये आपके पास, इसको हम लोग गट भी कहते हैं, ये एक पाइप है जो आपके मतलब आपकी पूरी बॉडी में रन करता है, जिसके अंदर ये तमाम स्टेप्स होने हैं। डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन तो इसके अंदर नहीं होना है, लेकिन इधर आपकी मेन डाइजेशन होनी है और इधर से आपके पास जो है एब्जॉर्प्शन होनी है, इधर ही इंजेक्शन होनी है और इधर ही इजेक्शन होनी है। एक स्टेप इधर नहीं होना है एसिमिलेशन। वो मतलब इधर से आपके पास एब्जॉर्प्शन होकर वो तमाम सेल्स तक जाना है और इसके अपने सेल्स तक भी जाना है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अपने सेल्स को भी एनर्जी की जरूरत होती है। तो ये जो जीआई ट्रैक्ट है, ये एलिमेंट्री कैनाल है, इसको हम लोग देखने जाना है कि कैसे ये इसके अंदर कितने कितने ऑर्गन्स हैं और कैसे ये आपकी जितनी भी डाइजेशन है उसको करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जीआई ट्रैक्ट जो है वो कहाँ से शुरू होता है। तो ये हमारे माउथ से शुरू होता है। ऑफ कोर्स हमारे मुंह से हम लोग खाना अंदर लेते हैं और ये जाकर खत्म होता है हमारे एनस पर। तो एक लंबा पाइप है जो हमारे माउथ से हमारे एनस में चलता है, दोनों तरफ से खुला होता है और ये जो है हमारी पूरी बॉडी के अंदर मौजूद है। उसके अंदर बीच में जाकर हमारे पास डाइजेशन होती है। अब ये जो पाइप है, अगर हम लोग इसके मेन लेयर्स को देखें, इसके मेन स्ट्रक्चर को देखें सबसे पहले, तो ये है हमारे पास वो पाइप, आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास इसकी 4 मेन लेयर्स होती हैं। ओके, तो हमारे पास ये लेयर्स में बना होता है। तो सबसे इनर ये आपके पास मेन पाइप है। ओके, ये जो अंदर वाली ये है, ये आपके पास वो पाइप है जहाँ से आपका खाने में गुजरते जाना है, अंदर डाइजेस्ट होते जाना है, यहाँ से अब्जॉर्ब भी होते जाना है। तो ये जो इनर लेयर है, जो सबसे इसके अंदर वाली लेयर होगी, अगर ये पाइप है तो सबसे जो अंदर वाली लेयर है, जो सबसे पहले इसके अंदर लेयर होती है, दिस इज कॉल्ड द म्यूकोसा या फिर म्यूकोसल लेयर। ओके, ये आपका सबसे इनर लेयर है म्यूकोसा और इसका काम है मेनली सिक्रीशंस। ओके, इसमें बहुत सारी चीज़ें सिक्रीट करनी होती हैं जो कि हम एक्चुअली में आगे देखेंगे भी। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास एक बहुत ही जो फेमस सब्सटेंस है वो सिक्रीट करती है, दैट इज म्यूकस। तो इसके अंदर इनर लाइनिंग पर एक सब्सटेंस, स्टिकी सा सब्सटेंस सिक्रीट करती है जो अंदर चिपका हुआ होता है, दिस इज कॉल्ड द म्यूकस। इसका मतलब इसका जो फंक्शन ये है कि अंदर आपके पास खाना आएगा, उसको आपकी बॉडी ने डाइजेस्ट करना है। ऐसा ना हो आपकी बॉडी इस जीआई ट्रैक्ट को ही डाइजेस्ट करना शुरू कर दे, क्योंकि वो एंजाइम्स जो हैं वो तो किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट करेंगे। तो इसको बचाने के लिए आपके पास यहाँ म्यूकस लगा होता है। ये म्यूकोसा है, फिर इसके बाद इस म्यूकस को काम वगैरह देने के लिए, इसको मदद करने के लिए आपके पास होती है सब म्यूकोसा जो इसके बाहर होती है। ओके, हम इनसाइड आउट जा रहे हैं। सबसे इनर लेयर है, उसके बाद उसके ऊपर, इसके ऊपर एक जो लटकी हुई है एक और लेयर, पाइप तो अंदर है, इसके ऊपर एक और लेयर है जिसे कहते हैं सब म्यूकोसा, जो कि मेनली आपके पास कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। ओके, इसके अंदर तो इनर लेयर पे एपिथेलियम टिश्यू होगा, ऑफ कोर्स ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। यानी कि इसका मेन काम सिर्फ आपको इसको कनेक्ट करना है दूसरे सब्सटेंस के साथ। इसके अंदर डिफरेंट आपके पास जो है वो ब्लड वेसल्स होंगी म्यूकोसा को मदद करने के लिए, उसके लिए, और इसके साथ-साथ इसके लिए ये चूँकि कनेक्टिव टिश्यू है तो इसके अंदर इलास्टिसिटी होगी, जैसे ये जिस तरह रबर बैंड होता है उसको काफ़ी हद तक खींच सकते हैं। तो ये जो सब म्यूकोसा है थोड़ी इलास्टिक होती है। इसके बाद आपके पास थर्ड लेयर है, ये ऑरेंज वाली, दिस इज कॉल्ड द मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना या फिर मसल लेयर। ओके, दिस इज द मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना। इसका मेन फंक्शन ये है कि इसके अंदर आपके पास मसल्स होते हैं। इस जीआई ट्रैक्ट ने ऑफ कोर्स खाने को आगे लेकर जाना है, तो आगे खाना खुद से तो नहीं जाएगा, उसको आपको खींच-खींच के लेके जाना पड़ेगा। तो वो जो है, वो जो काम जो मसल ने जिसने ज़ोर लगाना है, वो आपके पास इसके अंदर मौजूद होते हैं। पूरे जीआई ट्रैक्ट में कितनी लेयर्स होती हैं, दिस इज द मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना। और उसके बाद आपके पास ऑफ कोर्स पीछे जो फाइनल लेयर है जो इसके बाहर मौजूद होगी, यानी कि पाइप, अगर आप बाहर से इसको देखेंगे तो आपको सिर्फ ये येलो वाली लेयर नजर आएगी। दिस लेयर इज कॉल्ड दी, इसको आप लोग आउटर मोस्ट लेयर ही कह सकते हैं। इसके आगे जाकर 2 टाइप्स भी हैं, उसमें अभी हम लोग नहीं जाएँगे, बट मेनली इसका यही फंक्शन है कि इसको बाहर से बचाना है। जैसे आपकी स्किन है उस तरह से जीआई ट्रैक्ट के बाहर एक आउटर मोस्ट लेयर है। सो अब ये है आपके पास आपका जीआई ट्रैक्ट और अब हम लोग शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले है हमारे पास इसके अंदर जो सबसे पहला रीजन है, दैट इज ऑफ कोर्स योर माउथ। यहाँ पर ये आपके मुंह से शुरू होगा, तो ऊपर है आपके पास योर नेज़ल कैविटी, दिस इज नेज़ल कैविटी, यानी कि जो आपकी नाक के पीछे वाली जगह है, और ये है आपके पास ओरल कैविटी, इसको बक्कल कैविटी भी कहा जाता है, यानी कि मुंह के पीछे वाली जगह। तो ये आपकी ज़बान है। अब जैसे ही आप खाने को अंदर लेंगे इंजेक्शन के थ्रू, इंजेक्शन होगी तब ऑफ कोर्स खाने की सबसे पहले डाइजेशन यहीं पर शुरू हो जाएगी। हमें लगता है कि हो सकता है मुंह का काम सिर्फ और सिर्फ खाने को मतलब नीचे भेजना है, लेकिन मुंह का काम, मेन काम जो है उसके अंदर डाइजेशन भी, जो आपका माउथ है वो ऑलरेडी शुरू कर देता है। तो ओरल कैविटी के अंदर सबसे पहले जो टीथ हैं, ये आपके पास मैकेनिकल डाइजेशन शुरू कर देते हैं, यानी उसको ऑलरेडी छोटे-छोटे हिस्सों में खाने को तोड़ना शुरू कर देते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर केमिकल डाइजेशन भी शुरू हो जाती है। आपके पास सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, जिसको हम लोग उर्दू में थूक कहते हैं। तो जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ये आपके पास इसके 3 पेयर्स होते हैं। ओके, 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स या फिर 6 सलाइवरी ग्लैंड्स, 2-2 हर साइड पर होते हैं। ये आपके पास सलाइवा सिक्रीट करते हैं। ओके, तो सलाइवा जो है इसके अंदर आपके पास डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं और इससे आपके पास जो है आपकी केमिकल डाइजेशन शुरू हो जाती है। ये एंजाइम जो है खाने को तोड़ना शुरू कर देते हैं। जो सबसे इसके अंदर कॉमन एंजाइम है दैट इज सलाइवरी एमाइलेज
इसका काम ये है कि इसने आपके जो स्टार्च है, ये हर कार्बोहाइड्रेट पे काम नहीं करेगा, जो स्टार्च है इसको तोड़ देना है आपके ग्लूकोज़ में। तो जितनी भी आपके स्टार्च है, वो मेनली आपके पास डाइजेशन उसकी ऑलरेडी माउथ में शुरू हो जाती है, ओके? बाकी प्रोटीन्स वगैरह की इधर शुरू नहीं होती, वो आगे जाकर होगी, स्टार्च ग्लूकोज़ में कन्वर्ट हो जाती है, उसकी यहाँ पर डाइजेशन शुरू हो जाती है। इसके अलावा एक और एंजाइम है जो इतना कॉमन नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड द लिंगुअल लाइपेज़, ओके? ये भी सलाइवा के अंदर ही मौजूद होता है, लेकिन ये रेयर है, ये मेनली बेबीज़ के अंदर होता है, तो जो बहुत छोटे बच्चों के अंदर होता है, लेकिन एडल्ट्स में ये रेयर है। लेकिन अगर ये हो भी, तो इसने ये आपके पास जो लिपिड्स हैं, उनको तोड़ना शुरू कर देता है, तो लिपिड्स की डाइजेशन शुरू कर देता है। अलबत्ता इतनी ज़्यादा नहीं करता, मेन आपके पास बाद में जाकर ही होती है, हल्की-फुल्की ये शुरू कर देता है, फिर भी इतना मौजूद नहीं होता। मेन जो आपके पास मुँह के अंदर एंजाइम है, दैट इज़ सलाइवरी अमाइलेज़, और जो स्टार्च है आपके पास, वो पॉलीमर है ग्लूकोज़ का, उसको ऑलरेडी वो ग्लूकोज़ में काफ़ी हद तक तोड़ देता है। तो एनीवेज़ इस सब डाइजेशन के बाद अगर आप उसको काफ़ी हद तक टाइम दें, इसके बाद आपके पास जो खाना है वो ऑफ कोर्स आपके पास डाइजेस्ट होकर आपके पास एक बॉल सी बना देता है, इस किस्म की, इसको हम लोग कहते हैं बोलस। तो ये बोलस आपके पास क्या है कि आपके खाने के अंदर से स्टार्च ग्लूकोज़ में काफ़ी हद तक डाइजेस्ट हो चुकी है, थोड़े बहुत लिपिड डाइजेस्ट हो चुके हैं और काफ़ी हद तक ये मैकेनिकली ब्रेक डाउन हो चुका है, ओके? टीथ ने इसको काफ़ी छोटे-छोटे हिस्सों के अंदर तोड़ दिया है, ओके? आपके खाने को। दिस इज़ कॉल्ड द बोलस, ये जो फिर आपके पास एंड में जाकर एक हिस्सा बन जाएगा, दिस इज़ कॉल्ड द बोलस। सो यहाँ पर जो फर्स्ट आपके पास आप कह सकते हैं किस्म का ऑर्गन है, दैट इज़ द ओरल कैविटी। तो हमने अपने इसके अंदर जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और मेन रीजन्स जो है एलिमेंट्री कैनाल के, उनको हमने देखा है। उसके अंदर जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास, दैट इज़ द ओरल कैविटी। अब इसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपकी जो टंग है, यहाँ पर आपको सबका बोलस आ जाएगा, तो दिस इज़ द बोलस। ये आपको सबका बोलस आ चुका है, इसका रंग पता नहीं जो भी है, लेकिन इसको व्हाइट रंग का ही आ चुका है। अब आपकी जो ज़ुबान है, इसको धक्का लगाकर नीचे भेज दीजिए, ओके? आपकी ज़ुबान इसको धक्का लगाएगी और नीचे चला जाएगा, उसको आप लोग कहते हैं स्वैलोइंग, ओके? आप इसको धक्का लगाएँगे और फिर नीचे चला जाएगा, फिर आपके ये वाला जो पाइप है, जिसको हम फूड पाइप कहते हैं, इसके थ्रू नीचे जाना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास 2 पाइप्स होते हैं, दिस इज़ द विंड पाइप, ओके? ये है विंड पाइप, दिस इज़ द विंड पाइप एंड दिस इज़ द फूड पाइप, या जिसको कहा जाता है एसोफेगस, ओके? इसको हम लोग एसोफेगस भी कहते हैं। अब खाने ने आपके पास एसोफेगस में जाना है, उसमें विंड पाइप में नहीं जाना, वो बहुत खतरनाक होता है। तो यहाँ पर हमारे पास विंड पाइप के ऊपर, जिसको हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में अभी डिटेल से देखेंगे, विंड पाइप के ऊपर आपके पास एक ढक्कन मौजूद होता है, जिसे कॉल्ड द एपिग्लॉटिस, ओके? इस ढक्कन को हम लोग कहते हैं एपिग्लॉटिस। जैसे ही आप लोग खाना खाते हैं, तो 1 सेकंड के लिए, 1-2 सेकंड के लिए आपका सांस रुक जाता है। आपका जो सांस यहाँ पर जा रहा है नेज़ल कैविटी के थ्रू, वो आपका रुक जाएगा और ये ढक्कन यहाँ पर आकर इस तरह बंद हो जाएगा, ताकि खाना आपका सिर्फ और सिर्फ इस पाइप में जाए, ताकि खाना आपका विंड पाइप में ना चला जाए। उधर जाकर ये ओरल कैविटी और नेज़ल कैविटी यहाँ पे इस पॉइंट पे मिलते हैं, इट्स कॉल्ड द फेरेंक्स। तो फेरेंक्स आपके पास कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ओके? फेरेंक्स की आपके पास डेफिनिशन है कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। दोनों नेज़ल कैविटी और आपके पास जो ओरल कैविटी या फिर बक्कल कैविटी है, वो आपके पास आकर फेरेंक्स में मिलते हैं। तो टंग ने इसको फेरेंक्स के अंदर धकेलना है, इस बोलस को। इसके साथ-साथ यहाँ पर अगर आप लोग ऊपर देखें, तो जब आप लोग इस खाने को चबा रहे थे, तो ऊपर ये वाली जगह है, जिसे कॉल्ड द हार्ड पैलेट, ओके? हार्ड पैलेट, मतलब पैलेट इसको प्रोनाउंस किया जाता है। तो दिस इज़ द हार्ड पैलेट। इसके ऊपर आपकी ज़ुबान जो है वो खाने को चबाती है, यानी इसके ऊपर आपके दाँत जो है वो खाने को दबा-दबा के, क्योंकि बहुत सख्त होता है, रिजिड होता है, इसके ऊपर आपको खाने को जो है वो बोलस में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन इसके पीछे आपके पास मौजूद होता है सॉफ्ट पैलेट, ओके? ये आगे मौजूद है, इसके पीछे आपके पास मौजूद है दिस स्ट्रक्चर, दिस इज़ कॉल्ड द सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट। इसका क्या काम है आपके पास, कि आपके पास जब खाना इधर से इधर जाएगा, तो अगेन इसने भी एक ढक्कन की तरह एक्ट करना है और इसने ये एंश्योर करना है कि खाना ऊपर ना चला जाए, क्योंकि ऊपर आपके पास नेज़ल कैविटी है, वो भी यहाँ से खुली होती है, क्योंकि सांस ने इधर जाना है, सांस ने इस तरह से जाना है। तो एंश्योर करने के लिए आपके पास खाना ऊपर ना चले जाए, ये आपके पास जब खाना आएगा, तो चूँकि ये सॉफ्ट है, ये नरम है, ये फ्लेक्सिबल होती है, एक जगह रुकी नहीं होती, ये बस इस तरह हो जाएगी। तो खाना इधर से दबकर इस तरह चला जाएगा, तो खाना ऊपर नहीं जा पाएगा, फिर वापस नीचे आ जाएगी। तो ये आपका सॉफ्ट पैलेट है, इसका ही फंक्शन है। एनीवेज़ इसके बाद आपके पास जो है इधर से खाना मैकेनिकली और केमिकली डाइजेस्ट होकर अब आपके पास नीचे जाएगा ऑन द एसोफेगस। तो फाइनली आपका जो बोलस है, वो अब यहाँ पर आपके पास एसोफेगस के अंदर ट्रैवल करता और ये एक्चुअल में कैसे ट्रैवल करेगा? आपका जो आपने जो लेयर्स देखी हैं, उसके अंदर आपको जो तीसरी लेयर थी, दिस कॉल्ड द मस्कुलरिस एक्सटर्ना, इसके अंदर आपके पास जो मसल्स होते हैं, वो एक काम करते हैं, दिस कॉल्ड द पेरिस्टाल्सिस। इसके थ्रू वो आपके जो खाना है, इसको पूरे जीआई ट्रैक्ट के अंदर, स्टमक के अंदर भी आगे भी जाकर इसको हर तरफ जो है, इसको आगे की तरफ धकेलते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, बट एनीवेज़ ये खाना आगे की तरफ इसको धकेलते जाता है। ये एसोफेगस भी जिसको कहा जाता है, इसके पीछे अक्सर एक ओ भी होता है, मतलब ये मर्ज़ी है, ये अमेरिकन या ब्रिटिश के मुताबिक वेरी करता है। और उसके बाद आकर ये आपको नीचे आकर इधर पहुँच जाता है, इसके बाद हम सब लोग जानते हैं, दिस कॉल्ड द स्टमक, ओके? तो अब तक आपका जो बोलस है, वो आपके स्टमक के अंदर पहुँच चुका है। अब आपका स्टमक भी आपके जीआई ट्रैक्ट का ही हिस्सा है, बस यहाँ पर आप देख सकते हैं जीआई ट्रैक्ट थोड़ा-सा फूला हुआ है, तो एक किस्म का जीआई ट्रैक्ट के अंदर ही एक ऑर्गन बना हुआ है। अब हम देखेंगे कि स्टमक जो है वो कैसे आगे आपके पास जाकर डाइजेशन करेगा। होगा ये कि आपका बोलस जो है वो एंटर कर जाएगा आपके स्टमक के अंदर। सबसे पहला काम जो होगा वो ये होगा कि स्टमक इसको चर्न करेगा, ओके? इट टर्न्स द बोलस, टर्न्स द बोलस। टर्न का ये मतलब है कि इसको ये, जहाँ आप स्टमक का मकसद सोचते हैं, इसको ये अगेन एक किस्म का मैकेनिकली डाइजेस्ट करेगा, ओके? तो ये आपके पास एक मैकेनिकल डाइजेशन होगी, जिसके अंदर ये इसको मज़ीद छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़ेगा और इसको काफ़ी हद तक मिक्स कर देगा, इस फूड को चर्न करके काफ़ी ज़्यादा मज़ीद छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़ेगा। दिस विल बी मैकेनिकल डाइजेशन और इसको ये आपके पास इसके ऊपर मैकेनिकल डाइजेस्ट करना शुरू करेगा। ऑफ कोर्स ये स्टमक के मसल्स करेंगे, तो स्टमक के मसल्स इस फूड को दबाएँगे, काफ़ी हद तक दबाएँगे। अब स्टमक के ये मसल्स कहाँ पर मौजूद होंगे, तो हमने ऑलरेडी देख लिया था, हमारे जीआई ट्रैक्ट की जो लेयर्स हैं, उसके अंदर जो थर्ड लेयर थी, मस्कुलरिस, ये हमारे पास मसल लेयर है, मस्कुलरिस एक्सटर्ना। अब स्टमक के अंदर ये खास बात ये है कि वैसे मस्कुलरिस एक्सटर्ना के अंदर हर जगह पर 2 लेयर्स होती हैं। नंबर 1 है आपके पास लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, ओके? मस्कुलरिस एक्सटर्ना के अंदर 2 मसल्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, जिनको हम अभी देखेंगे नेक्स्ट एसएलओ में, एंड देन सेकंड होते हैं आपके पास सर्कुलर मसल्स, ओके? सर्कुलर मसल्स,
ये दोनों जो मसल्स हैं इनका काम होता है पेरिस्टालसिस के अंदर फूड को आगे की तरफ मूव करने में इनका काम होता है। लेकिन स्टमक के अंदर एक तीसरा मसल भी होता है, दिस इज कॉल्ड द ऑब्लिक मसल। हर किसी में नहीं होता, ओनली प्रेजेंट इन द स्टमक, मस्कुलरिस एक्सटर्ना में। इसका काम है ये टर्निंग, ओके, इंटेंस टर्निंग ये जो आप करते हैं ये ऑब्लिक मसल करता है। बाकी इनका काम तो आगे फूड को मूव करना है, जो हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे पेरिस्टालसिस के थ्रू। बट ऑब्लिक मसल का काम है स्टमक के अंदर जो आपके पास बोलस है उसको काफी हद तक चर्न करके मैकेनिकल डाइजेशन करना है। लेकिन आपको स्टमक के अंदर आपके पास केमिकल डाइजेशन भी होती है। माउथ के अंदर आपके पास केमिकल डाइजेशन हुई थी मेनली कार्बोहाइड्रेट्स की, मेनली स्टार्च की। यहाँ पर आपके पास केमिकल डाइजेशन होती है प्रोटीन्स की। तो आपका जो स्टमक है दिस विल डाइजेस्ट प्रोटीन्स, और पिछले वाले ने स्टार्च हो गया था। तो प्रोटीन्स की जितनी भी डाइजेशन है वो स्टमक में होती है। कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड की डाइजेशन स्टमक के अंदर नहीं होती, वो बाद में होगी। प्रोटीन की डाइजेशन स्टमक के अंदर कैसे होगी? तो अब स्टमक आपके पास एक सिक्रीशन करने वाला है, दैट इज कॉल्ड द गैस्ट्रिक जूस। आपके स्टमक के अंदर जो पहली लेयर है म्यूकोसा, ओके, म्यूकोसा वो ये सिक्रीशन करती है। म्यूकोसा के अंदर खास तौर पे स्टमक के अंदर, म्यूकोसा के अंदर स्टमक के अंदर आपके पास ग्लैंड्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। पिछली बारी हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स थे, एंजाइम्स जो भी सिक्रीट करने हैं वो ग्लैंड सिक्रीट करते हैं। और याद रखिएगा ये आपके पास है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ओके, जितने भी हम ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं दीज आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। आपके पास एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी होते हैं जिनको चैप्टर नंबर 5 में देखेंगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का ये मकसद है कि उन्होंने सिक्रीशंस एक जगह के अंदर करनी है या फिर बॉडी से बाहर करनी है, ओके। जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन सिक्रीट करते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। बट ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में इन्होंने सिक्रीशन करनी है गैस्ट्रिक जूस, एक जूस होगा जो स्टमक के अंदर भेज देंगे। इस जूस के अंदर मेनली 3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 है आपके पास सबसे जो इंपॉर्टेंट है म्यूकस। म्यूकस मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ये म्यूकस आ जाएगा और स्टमक के अंदर वाली जगह पर आ जाएगा, ओके। अंदर वाली जगह पर ये जो म्यूकोसा है वो एक लेयर बना देगा म्यूकस की, जिसका रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। ये तो हर जगह होता है, जीआई ट्रैक्ट की हर जगह होता है। इसका काम ही होता है गैस्ट्रिक जूस के अंदर ये मौजूद है, और गैस्ट्रिक जूस गैस्ट्रिक ग्लैंड से स्टमक में होते हैं। इसका ये काम है म्यूकस का, इसको गोबलेट सेल्स होते हैं म्यूकोसा के अंदर, वो इसको रिलीज करते हैं। इसका ये काम है कि इसने आपके स्टमक को बचाना है। जो एंजाइम्स आकर इस बोलस को भी केमिकली डाइजेस्ट करेंगे वो आपके स्टमक को भी खराब करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो बस किसी भी जगह को, किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डाइजेस्ट करना है, वो आपके स्टमक को भी डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे। तो उससे बचने के लिए आप म्यूकस जनरेट करते हैं, जो म्यूकस एंजाइम्स को इधर कोई काम नहीं करने देता और आपका स्टमक महफूज रहता है। नंबर 1। नंबर 2 गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो हर जगह मौजूद नहीं होती, जैसे स्टमक में आता है, दिस इज कॉल्ड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है, इस बारे में आपको पता ही होगा फ्रॉम केमिस्ट्री। काफी एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। अलबत्ता ये प्योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप इसके अंदर नहीं डालते, ये एक्चुअली में मिक्स होता है पानी के अंदर। प्योर डालेंगे तो आपका स्टमक जल जाएगा। काफ़ी हद तक पानी के अंदर मिक्स होता है, एक डिल्यूट आपका सॉल्यूशन होती है। प्योर एचसीएल आप कभी भी सिक्रेट नहीं करेंगे। अब एचसीएल हम लोग क्यों सिक्रेट करते हैं? नंबर 1 तो इसका रीज़न है कि ये किल्स करता है जर्म को, ओके। तो इसके 2 फायदे हैं एचसीएल को सिक्रेट करने के। नंबर 1 तो ये कि इट किल्स जर्म्स, जी हाँ। तो बहुत से अगर आपके खानों के अंदर जर्म्स हैं तो ये एक सेफ्टी लाइन है। एचसीएल काफ़ी हद तक जर्म्स को किल करता है, लेकिन फिर भी जर्म्स खाना कोई अच्छी चीज़ नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐसे जर्म्स होंगे, काफ़ी ज़्यादा ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो हो सकता है एचसीएल किल ना कर सके, लेकिन काफ़ी हद तक इनको किल करते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कि जर्म्स इसके अंदर जिंदा नहीं रह सकते। नंबर 1। नंबर 2 इसका एक फंक्शन ये है कि आपके स्टमक को एसिडिक बना देता है, ओके। स्टमक क्योंकि एसिड है तो स्टमक आपका एसिडिक बन जाता है। इसके अंदर जो पीएच है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है, 1 से 2 तक हो जाती है, यानी इसका जो मीडियम है काफ़ी हद तक एसिडिक हो जाता है। एसिडिक हमने मीडियम क्यों करना है? क्योंकि इसके बाद हमारे पास जो स्टमक के अंदर मेन केमिकल डाइजेशन का जो एंजाइम है वो गैस्ट्रिक जूस के अंदर तीसरी चीज़ होती है जो रिलीज होती है, दिस इज कॉल्ड पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन ये आपके पास रिलीज करता है अगेन म्यूकस के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो सिक्रेट करेंगे पेप्सिनोजेन। इसका भी ऑफ कोर्स पूरा मैकेनिज्म हम उसके अंदर नहीं जा रहे हैं उस डिटेल के अंदर। अब जो पेप्सिनोजेन है आपके पास, इसको हम लोग कहते हैं एक ज़ाइमोजेन, ओके। ज़ाइमोजेन एक ऐसी टाइप ऑफ एंजाइम है जो भी काम नहीं कर सकता, ओके। ये करता आपके पास ये है कि ये एक एंजाइम तो है, अलबत्ता ये एक इनएक्टिव टाइप ऑफ एंजाइम, ओके। दिस इज एन इनएक्टिव टाइप ऑफ एंजाइम। मसला ये है कि पेप्सिनोजेन आपके पास कोई काम नहीं कर सकता। पेप्सिनोजेन को काम करने के लिए पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट होना पड़ेगा पेप्सिन में, ओके। पेप्सिन में इसको कन्वर्ट होना पड़ेगा, इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में इसको कन्वर्ट होना पड़ेगा। पेप्सिनोजेन ज़ाइमोजेन है, असली जो एंजाइम है जिसने काम करना है दिस इज पेप्सिन। लेकिन ये पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट कैसे होगा? तो इसको कन्वर्ट होने के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट की जरूरत है, तो थ्रू एचसीएल। एचसीएल पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा। तो एचसीएल का सेकंड मकसद ये है कि इसको एसिडिक बनाए ताकि इसके अंदर पेप्सिन काम कर सके। अब पेप्सिन क्या है? पेप्सिन एक प्रोटीएज है। अब प्रोटीएज एक क्या होता है? आपका जो प्रोटीएज है ये आपके पास एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। पेप्सिन ने ये काम करना है कि इसने प्रोटीन्स को लेना है और इसने ब्रेक ब्रेक कर देना है इसको पेप्टाइड चेन्स में, ओके। पेप्टाइड चेन्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स के अंदर ब्रेक डाउन नहीं करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी को चाहिए अमीनो एसिड्स। अभी इसने प्रोटीन्स को सिर्फ पेप्टाइड चेन्स में ब्रेक किया है, जो हमने केमिस्ट्री से पढ़ाई है या पिछले क्लास में पढ़ा है कि प्रोटीन्स एक्चुअली में मतलब अमीनो एसिड्स पेप्टाइड चेन्स बनाते हैं और पेप्टाइड चेन्स प्रोटीन्स बनाते हैं, तो 3 स्टेप्स में प्रोटीन्स बनते हैं। तो जो अभी उसने सिर्फ एक दफा उसको तोड़ा है, उसने इसको पेप्टाइड चेन्स में तोड़ दिया है पेप्सिन ने। पेप्सिन का काम ये है कि इसने प्रोटीन को पेप्टाइड चेन में तोड़ना है। आगे जाकर जो अमीनो एसिड में टूटना है वो स्टमक में नहीं होता, जो मेन काम है जो डाइजेशन का वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। तो अभी इसने सिर्फ इसको पेप्टाइड चेन में तोड़ा है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम हमेशा सोचते हैं कि स्टमक डाइजेशन करेगा, लेकिन स्टमक एक्चुअली में बहुत कम डाइजेशन करता है। उसका मेन मकसद जर्म्स को किल करना है और इसको थोड़ा मैकेनिकली डाइजेस्ट करना है। केमिकली वो बहुत कम डाइजेस्ट करता है, बस हल्की सी वो प्रोटीन्स को पेप्टाइड चेन में पेप्सिन तोड़ देगा। बाकी इसका कोई बड़ा एंजाइम नहीं है जो ऐसा कोई काम करेगा। पेप्सिन एक प्रोटीएज है। प्रोटीएज एक ऐसा प्रोटीन होता है, एक ऐसा एंजाइम होता है जो प्रोटीन को तोड़ता है। अब ये पेप्सिन उसकी एक टाइप है, ऐसा नहीं कि पेप्सिन का नाम प्रोटीएज है एक और, लेकिन प्रोटीएज की एक टाइप है पेप्सिन। सो एनीथिंग दैट मेसेज विद प्रोटीन्स आर प्रोटीएज। कोई भी ऐसा एंजाइम जो प्रोटीन्स को, अब जरूरी नहीं कि वो प्रोटीन्स को पेप्टाइड चेन में तोड़े, ऐसा एंजाइम जो प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में तोड़ेगा वो भी एक प्रोटीएज है। कोई भी एंजाइम जो प्रोटीन्स को ब्रेक करता है दैट इज कॉल्ड अ प्रोटीएज, ओके। तो यहाँ तक आकर हमारे स्टमक ने इसको मैकेनिकली और केमिकली डाइजेस्ट कर दिया जितना वो कर सकता था। अब हमारे पास बोलस कन्वर्ट हो चुका है एक्चुअली में एक लिक्विडिश सब्सटेंस में, क्योंकि इसके हल्का फुल्का मतलब ये भी डिसॉल्व हुआ था और ऊपर से इसको काफी हद तक इसने चर्न कर दिया है, मैकेनिकली डाइजेस्ट कर दिया है। ये एक लिक्विड, अब ये उस तरह सॉलिड नहीं रहा है, अभी हल्का फुल्का लिक्विड एक सेमी लिक्विड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो चुका है। दिस इज कॉल्ड चाइम, ओके। इसको हम लोग कहते हैं चाइम। तो जो स्टमक ने बोलस को चाइम में कन्वर्ट कर दिया है, अभी आगे की तरफ पेरिस्टालसिस के थ्रू धकेल दिया जाएगा टुवर्ड्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। तो सबसे पहला हिस्सा हमारे पास होता है डोडेनम। तो सबसे पहले ये टाइम जो है आगे जाकर दिस एंडिंग, इसको हम लोग कहते हैं पाइलोरिक एंडिंग। तो यहाँ पर हमारे पास एक
स्फिंक्टर होता है। ओके, तो यहाँ पर एक मसल्स होते हैं जिसको एक्चुअली में ये जो शाइम है या चाइम है, इसको आप जिस तरह प्रोनाउंस करें, इसको ये आगे की तरफ पेरिस्टालसिस के थ्रू धकेलते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक मसल्स होते हैं, इनको हम कहते हैं स्फिंक्टर मसल्स। ओके, स्फिंक्टर मसल्स, इनका ये काम होता है कि ये खुलते हैं और फिर शाइम को या चाइम को आगे जाने देते हैं और फिर ये आपके पास आ जाता है इनटू द डुओडेनम। इनटू द डुओडेनम, ये हमारे पास पहला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का और इसके अंदर अब हमारे पास ये शाइम आ चुका है, ये चाइम आ चुका है और इसने आकर अब मज़ीद आकर जो डाइजेशन है वो शुरू होगी। तो सबसे पहले डुओडेनम में क्या होगा? तो यहाँ पर हमारे पास कुछ और ऑर्गन्स भी आते हैं जिन्हें हम एक्सेसरी ऑर्गन्स कहते हैं। ये जीआई ट्रैक्ट का तो हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी ये इसके साथ में होते हैं और यहाँ पर ये काम करते हैं। अब सबसे खास बात ये है कि डुओडेनम अपना कोई एंजाइम नहीं बनाता, ये दूसरे ऑर्गन से एंजाइम लेता है। तो होगा यहाँ पर क्या कि यहाँ पर हमारे पास 2 और ऑर्गन्स होते हैं, लिवर एंड पैंक्रियाज। तो ये है हमारे पास सबसे पहले लिवर, उसके बाद दिस इज़ पैंक्रियाज। ओके, ये जो इस किस्म का ऑर्गन है दिस इज़ पैंक्रियाज, इन पे मौजूद होते हैं। उसके बाद ये छोटा मज़ीद ऑर्गन भी है, इसका इतना बड़ा रोल नहीं है, बट इट्स कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। अब यहाँ पर इन सब का काम क्या है कि सबसे पहले आपके पास लिवर अगेन एक जूस सीक्रेट करेगा, जिसने गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट किया था, ये एक जूस सीक्रेट करता है व्हिच इज कॉल्ड बाइल। ओके, बाइल जूस। और पैंक्रियास एक जूस सीक्रेट करता है व्हिच इज कॉल्ड पैंक्रियाटिक जूस। ओके, इन दोनों को हम लोग देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा फंक्शन है और ये दोनों सीक्रेट करेंगे, लिवर के अंदर से बाइल आकर स्टोर हो जाता है। इधर गॉल ब्लैडर का मकसद है कि उसमें से बाइल को स्टोर करना है, वो सीक्रेट होगा लिवर में, वो यहाँ का स्टोर हो जाता है। जैसे ही जो आपके पास काइम है वो एंटर करेगा इनटू द डुओडेनम, तो जितना भी आपके पास बाइल है वो आ जाएगा इनटू द डुओडेनम। यहाँ पर से इधर से इस तरह आएगा और इस डक्ट के थ्रू ये डुओडेनम एंटर कर जाएगा। पैंक्रियाज आपके पास रिलीज करता है पैंक्रियाटिक जूस और वो भी अगेन इधर आ जाता है इनटू द डुओडेनम। अब इन दोनों के कुछ फंक्शन है। सबसे पहले पैंक्रियाटिक जूस, इसके अंदर मेन आपके एंजाइम्स होते हैं, बाइल के अंदर एंजाइम्स नहीं होते, पैंक्रियाटिक जूस के अंदर मेन एंजाइम्स हैं। तो डुओडेनम अपने कोई एंजाइम नहीं बनाता, स्टमक अपने एंजाइम्स बनाता था, एक उसने एंजाइम बनाया था, लेकिन जो जितना भी डुओडेनम के अंदर एंजाइम्स है जिन्होंने डाइजेशन करनी है वो आपके साथ है पैंक्रियाज से। सबसे पहला काम पैंक्रियाज करता है कि इसके अंदर एक एंजाइम नहीं है, आपके पास बाइकार्बोनेट होता है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका आपका फार्मूला होता है NaHCO3। दिस इज द बेस। ओके, काफी एक वीक बेस होता है। इसका सबसे बड़ा फंक्शन ये है कि इसने आपके जो काइम है उसको न्यूट्रलाइज करना है। ओके, तो न्यूट्रलाइजेस काइम। अब आपका जो काइम है वो आ रहा है आपके स्टमक से, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिक्स हुआ था, तो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है आपका काइम, लेकिन हमारा डुओडेनम एसिड के साथ हैंडल नहीं कर सकता, उसे स्टमक कर सकता था, तो उसको हमें न्यूट्रलाइज करना है, हमें उसको नॉर्मली हल्का सा बेसिक मीडियम पर लाना है। तो वो आपके पास जो पैंक्रियाटिक जूस का सोडियम बाइकार्बोनेट है, सबसे पहला काम वो ये करता है। इसके अलावा बाइल भी हल्का फुल्का बेसिक होता है, तो वो भी हल्का फुल्का उस एसिड के असर को खत्म करता है। मतलब दूसरी जो टाइप ये सीक्रेट करेंगे एंजाइम, दिस इज कॉल्ड प्रोटीएसेस। मैं ऐसा शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले जो एक बहुत बड़ा काम पैंक्रियाज करता है वो ये करता है कि ये आपको इनएक्टिव फॉर्म में, अगेन जाइमो जो हमने पढ़ा था जाइमोजेंस, उनकी फॉर्म में इसको सीक्रेट करेगा, एक्टिव फॉर्म में सीक्रेट नहीं करेगा, क्योंकि अगर इसने एक्टिव फॉर्म में सीक्रेट किया तो जूस जो है वो पैंक्रियाज को ही डाइजेस्ट कर जाएगा, तो वो उसने सिर्फ डुओडेनम के अंदर जाकर सीक्रेट करना है, पैंक्रियाज के अंदर कोई म्यूकस नहीं होता। तो इस वजह से प्रोटीन को पहले इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट किया जाता है। सबसे पहले आपके पास ट्रिप्सिनोजेन, ये आपके पास बाद में जाकर अभी हम देखते हैं कैसे ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू ट्राइप्सिन। ओके, ट्राइप्सिन के अंदर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द डुओडेनम। जब ये पहुंच जाएगा वहां पर जाकर ये आपके पास एक्ट करेगा ऑन प्रोटीन्स और ये उनको तोड़ेगा इनटू पेप्टाइड्स। ओके, अब हम उसकी मजीद डिटेल में नहीं जा रहे हैं कैसे और कैसे मतलब ये डिफरेंट प्रोटीन्स को डिफरेंट पेप्टाइड्स में तोड़ता है, हम उसके अंदर डिटेल में नहीं जा रहे हैं। वैसे इसको आपने जब एक्टिवेट करना है तो ये एक्टिवेट होता है बाय एक और एंजाइम के थ्रू ही। डुओडेनम की जो लाइनिंग है वो एक एंजाइम सीक्रेट करती है, उसके थ्रू ट्रिप्सिनोजेन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। तो डुओडेनम भी एक एंजाइम सीक्रेट करता है, इसका नाम है एंटीओकाइनेस या एंटीओपेप्टाइडेस। ओके, एंटीओकाइनेस या फिर इसको एंटीओपेप्टाइडेस भी कहा जाता है। तो ये इसने ट्रिप्सिनोजेन को ट्राइप्सिन में कन्वर्ट करना है जब ये डुओडेनम में आ जाएगा। एक और भी आपके पास प्रोटीएस होते हैं, 3 मेन प्रोटीएसेस होते हैं, ये हो गया। फिर दूसरा आपके पास प्रोटीएस होता है, दिस इज कॉल्ड काइमोट्रिप्सिनोजेन। ओके, काइमो, ये काइम से निकला है, काइमोट्रिप्सिनोजेन, और इसने ये कन्वर्ट होगा आपके पास काइमोट्रिप्सिन में व्हेन इट रीचेस द डोडेनम। और इसका काम भी ट्रिप्सिन जैसा ही है, इसने प्रोटीन्स को अगेन तोड़ना है इनटू पेप्टाइड्स। लेकिन मैं डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन ये आप सोचेंगे एक ही काम के लिए दो एंजाइम, जिस तरह पहले पेप्सिन भी था। तो ये डिफरेंट तरीकों से तोड़ते हैं, कुछ प्रोटीन होते हैं जो ट्रिप्सिन तोड़ेगा, कुछ होते हैं जो काइमोट्रिप्सिन तोड़ेगा, डिपेंड्स कौन कौन से वो एरोमेटिक वगैरह, उसके हम डिटेल में नहीं जा रहे। बट ये आपके पास एक दूसरा प्रोटीन है, ये इसको एक्टिवेट करता है। मेन आपके पास ट्रिप्सिन है, ये दोनों साइड है, एक के बाद जो दूसरा है वो भी एक साइड प्रोटीन है, साइड एंजाइम है। इसको भी एक और एंजाइम एक्टिवेट करता है, दैट इज ट्रिप्सिन। ओके, इसको ट्रिप्सिन ही एक्टिवेट करता है। तो ट्रिप्सिन को एंटीओकाइनेस ने एक्टिवेट किया और जब ट्रिप्सिन एक्टिवेट हो गया तो उसने फिर काइमोट्रिप्सिनोजेन को एक्टिवेट किया और काइमोट्रिप्सिन बना दिया। फाइनल जो आपका प्रोटीन है दैट इज प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेस। प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेस। ओके, अच्छा ये आपके पास फाइनली एक पेप्टाइडेस है, ये एक प्रोटीएस नहीं, मतलब प्रोटीएस की एक किस्म है, अभी हम उसके अंदर जाते हैं। बट ये जो है दिस इज एन इनएक्टिव फॉर्म, जब एक्टिवेट होगा इसका नाम बन जाता है कार्बोक्सी, प्रो खत्म हो जाता है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेस, और इसको भी एक्टिवेट ट्रिप्सिन ही करता है। ओके, जब वो एक बार एक्टिवेट हो जाएगा इसको भी ट्रिप्सिन एक्टिवेट कर देगा। जैसा ये काम है कि इसने आपके पास पेप्टाइड चेन्स को फाइनली अमीनो एसिड में तोड़ना है, ये होगा डोडेनम में ही, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेस। और मतलब कार्बोक्सीपेप्टाइडेस आपको मेनली इसको पेप्टाइड को अमीनो एसिड में तोड़ देता है, जिसको हम लोग कहते हैं पेप्टाइडेस। है ये प्रोटीएस की किस्म, क्योंकि प्रोटीन के साथ काम करता है, लेकिन उसके अंदर भी ये पेप्टाइडेस है क्योंकि पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड के अंदर तोड़ता है। आपके पास एमाइलेज भी होता है। ओके, सलाइवरी नहीं, पैंक्रियाटिक एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज पहले था, अब इसके अंदर पैंक्रियाटिक एमाइलेज भी होता है। ये मजीद आपके पास जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ता है। ओके, मेनली स्टार्च को आपके पास मजीद सिंपल शुगर्स के अंदर तोड़ देता है। ओके, मतलब मेनली स्टार्च को अपने जो इसका मोनोमर है उसके अंदर तोड़ देता है। मोनोमर स्टार्च होता है माल्टोस। ओके, माल्टोस। अच्छा एक मिनट, शायद मैंने पहले सलाइवरी एमाइलेज की बात की है तो मैंने कहा था स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ता है, आई थिंक यस, अगर मैंने ऐसा कहा था कि सलाइवरी एमाइलेज जो है वो स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ता है।
तो मैंने गलती से कह दिया था स्टार्च मेनली इसको तोड़ता है माल्टोज में, क्योंकि जो स्टार्च है वो पॉलीमर है माल्टोज का। मैं कहना उसको माल्टोज चाहता था, गलती से मैंने ग्लूकोज कह दिया। जो आपके पास स्टार्च है वो मोनोमर है, वो पॉलीमर है माल्टोज का, ग्लूकोज का वो पॉलीमर नहीं है। तो वो तोड़ता है एमाइलेज, जो सलाइवा में भी है, पैंक्रियाज में भी है, डोरेनम में भी एक्ट करता है। वो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, ग्लूकोज में नहीं तोड़ता। माल्टोज बाद में जाकर ग्लूकोज में टूट जाता है, कौन एंजाइम होता है उसको हम अभी देखेंगे, बट पहले स्टार्च को वो जो है वो तोड़ता है इंटू माल्टोज। इसके अलावा इसके अंदर लाइपेसेस भी होते हैं, ओके, पैंक्रियाटिक लाइपेसेस जो लिपिड्स के ऊपर एक्ट करते हैं। तो एक लाइपेस का माउथ में वो इतना नहीं होता, मेन आपका डोरेनम ही होता है, जैसे पैंक्रियाटिक लाइपेसेस, और ये आपको तोड़ेंगे फाइनली लिपिड्स को इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि लिपिड्स को तोड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि लिपिड्स जो है वो मैकेनिकली इतनी आसानी से डाइजेस्ट नहीं होते। मसला ये है कि लिपिड्स वगैरह मैकेनिकली डाइजेस्ट करें तो वो वापस एक बड़ा कलम बना देते हैं, क्योंकि वो वाटर में डिजॉल्व होते हैं ना, यहाँ पर मेनली आपस होता है वाटर। तो इनको हमें छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ना पड़ता है ताकि आसानी से वापस डाइजेशन हो सके। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन का मतलब है ब्रेक डाउन फैट्स इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स। ये मैकेनिकल डाइजेशन है, ये केमिकल नहीं है, हम सिंपली उनको तोड़े हैं। लेकिन जब ये इमल्सिफिकेशन होगी तो फिर जाकर आपके पास लाइपेसेस जो है अच्छे से कर सकेंगे। तो बायो का ही मकसद है कि वो डोडेनम के अंदर आकर इमल्सिफिकेशन करता है फैट्स की, और इस तरीके से आपके पास जो फैट्स हैं आप लोग काफ़ी ईजिली जो है यहाँ पर आकर इमल्सिफाई हो जाते हैं, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में टूट जाते हैं, तो आसानी से यहाँ पर आकर डाइजेशन होगी। तो ये था डोडेनम। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टिन के पार्ट्स पर। तो फाइनली अब डोडेनम के बाद हमारे पास सेकंड स्मॉल इंटेस्टिन, ये स्मॉल इंटेस्टिन जा है, इसका सेकंड हमारे पास पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टिन वैसे काफ़ी ज़्यादा घुमा होता है, मैंने इस डायग्राम के अंदर ड्रॉ किया जाता है इजीली, ताकि मैं नजर आ सके, इस तरह ड्रॉ किया मैंने इसको। सबसे पहले आपके पास पार्ट है डोडेनम के बाद, दिस इज कॉल्ड जेजुनम, ओके, जेजुनम। ये सेकंड पार्ट है तकरीबन इधर तक। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है जेजुनम ने बस तकरीबन अब डाइजेशन को फिनिश करना है। इसके अंदर क्या होगा कि अब इसके अंदर इंटेस्टिनल जूस सीक्रेट होता है। इंटेस्टिन का एक अपना जूस होगा जो कि उसकी म्यूकोसा सीक्रेट करेगा, दिस कॉल्ड इंटेस्टिनल जूस। इसके अंदर कुछ फाइनल एंजाइम्स होते हैं। सबसे पहले आपके पास एंजाइम होते हैं जैसे माल्टेस, ओके, माल्टेस या लैक्टेस, लैक्टेस, इस तरह के आपके पास एंजाइम्स जो है वो इधर मौजूद होते हैं। सक्रेस, लैक्टेस, माल्टेस, इनका काम है कि फाइनली आपके पास जो सिंपल शुगर्स थे उनको मजीद तोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल माल्टेस ने आपके पास माल्टोज एक सिंपल शुगर, इसको मजीद तोड़ना है ग्लूकोज में। आपने हर कार्बोहाइड्रेट को फाइनली तोड़ना है इनटू ग्लूकोज। लैक्टेस ने लैक्टोज को, हर कार्बोहाइड्रेट को अपने एट द एंड ग्लूकोज के अंदर तोड़ना है, ओके, ग्लूकोज को, क्योंकि आपने यूज करना है एनर्जी के लिए। एनर्जी के लिए जो कार्बोहाइड्रेट यूज करते हैं हम लोग ग्लूकोज को यूज करते हैं, ओके। तो फाइनली आपने ग्लूकोज के अंदर भी तोड़ना है तमाम कार्बोहाइड्रेट्स को। इसके बाद इसके अंदर जाकर आपके पास होते हैं पेप्टाइडेसेस, जो फाइनली आपके पास अमाइनो एसिड्स के अंदर काफी हद तक तोड़ देते हैं। एक पैंक्रियाटिक जूस से हमारे पास था कार्बोक्सी पेप्टाइडेस, और एक और यहाँ पर इसके अपने भी होते हैं। फाइनली हमारे पास अमाइनो एसिड्स के अंदर प्रोटीन जो टूट जाते हैं, जिसके अंदर हमें इनको जरूरत थी। यहाँ पर जेजुनम के अंदर थोड़े से लिपिड्स भी डाइजेस्ट होंगे, लेकिन यहाँ पर कोई जो एंजाइम इंटेस्टिनल नहीं है। जो पैंक्रियाटिक लाइपेस था वही यहाँ पर आ जाता है, ओके, वो साथ फ्लोट करता करता जेजुनम के अंदर आ जाता है। यहाँ पर मजीद कुछ डाइजेशन भी होगी, लेकिन जेजुनम आपके पास डाइजेशन को फाइनली क्लोज करता है। इसका जो फाइनल पार्ट है दैट इज कॉल्ड द इलियम। ये जो आपके पास इंटेस्टिनल ग्लैंड्स हैं, राइट, जो आपके पास इंटेस्टिनल ग्लैंड्स हैं, जो आपके पास मेनली जो है वो जैसे मैंने आपको बताया इंटेस्टिनल जूस जो है वो सीक्रेट करेंगे। इंटेस्टिनल जूस ये जो है इनके अंदर जो मैंने आपको बताया फाइनल एंजाइम्स होंगे जो अमाइनो एसिड को तोड़ेंगे, ये मेनली आपको सीक्रेट होते हैं इन द इलियम, ओके। जो आपके पास फाइनल पार्ट है, आपके पास पहला था डोडेनम, फिर है जेजुनम, और फिर आपके पास आता है इलियम। इसके अंदर जाकर ये इंटेस्टिनल ग्लैंड्स जो हैं वो इस जूस को सीक्रेट करते हैं, फाइनल जूस को जाकर, और फिर इन्हीं के अंदर जेजुनम और इलियम के अंदर जाकर आपके पास डाइजेशन खत्म होती है, और फिर आपके पास फाइनल एब्जॉर्प्शन होती है, ओके। तो आपके पास यहाँ पर जो है वो इधर इलियम और जेजुनम दोनों के अंदर आपके पास डाइजेशन भी होगी। जेजुनम के अंदर तकरीबन जो डोडेनम से एंजाइम आए थे उन्हीं से फाइनल डाइजेशन होती है। जो एब्जॉर्प्शन है वो इन दोनों के अंदर हो जाएगी वाया जो मैंने आपको बताया, वाया आपके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, इनके अंदर वेला है, जिनको भी बड़ी डिटेल से देखेंगे बाद में जाकर। बट पहले आपके पास शुरू हुआ था डोडेनम से, ओके, और उसके बाद जाकर आपके पास है जेजुनम, और फिर आपको जाकर है जो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन है वो आपके पास जेजुनम के अंदर ही होती है। इलियम बस उसको फिनिश करता है। एब्जॉर्प्शन आपके किस तरह से होगी कि यहाँ पर आपको कुछ सब्सटेंस होते हैं विला, जिनको डिटेल में नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, फिंगर से यहाँ पर इस तरह से प्रोजेक्शन होती हैं। ये आपके पास अब आपके जितने भी अमाइनो एसिड्स, सिंपल शुगर्स और ग्लाइसरोल, फैटी एसिड, न्यूक्लियोटाइड, सबको आपके ब्लड के अंदर पहुंचा देते हैं ताकि आपका ब्लड इनको जाकर सेल्स तक पहुंचा दे। इसके बाद फाइनली आपके पास ये पहुंच जाते हैं आपके लार्ज इंटेस्टिन। अब लार्ज इंटेस्टिन और स्मॉल इंटेस्टिन से लगता है कि स्मॉल इंटेस्टिन जो है छोटा है, लार्ज इंटेस्टिन बड़ा है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टिन एक्चुअली में लंबाई में बहुत ज़्यादा बड़ा है। लार्ज इंटेस्टिन बहुत ज़्यादा छोटा होता है। स्मॉल और लार्ज का मतलब है कि लार्ज इंटेस्टिन का डायमीटर बड़ा होता है। तो जो ट्यूब है स्मॉल इंटेस्टिन की तरह, लार्ज इंटेस्टिन की ट्यूब का डायमीटर बड़ा है, वैसे लंबाई में जो है वो स्मॉल इंटेस्टिन ज़्यादा लंबा है। अब जो आपके पास फाइनल है लार्ज इंटेस्टिन के अंदर मेनली आपके पास वाटर की एब्जॉर्प्शन होनी है, जो खाने के अंदर बाकी वाटर बच चुका है, आपने उसको एब्जॉर्ब करना है क्योंकि आपकी बॉडी को वाटर की जरूरत है, बाकी कोई डाइजेशन अब नहीं होगी। यहाँ से वो एंटर करेगा आपके लार्ज इंटेस्टिन में। लार्ज इंटेस्टिन के आपके पास 3 पार्ट्स होते हैं मेन। तो पहले यहाँ पर जाकर जब इलियम जुड़ता है, यहाँ से पीछे जाकर ये जुड़ जाएगा लार्ज इंटेस्टिन से, तो जो शुरू वाला पार्ट होता है जस्ट बिलो, ये नीचे का अपेंडिक्स है, इस पर मैं आपको बताइएगा दिस इज अपेंडिक्स। जिससे पहले शुरू वाला पार्ट है दिस इज कॉल्ड द सीसम, ओके, सीसम या सेसम इसको कहा जाता है, मतलब है सीसम ही, इसके अंदर अक्सर ए भी डाला जाता है, बट ये सीसम है। इसके बाद ऊपर जाकर आपके पास ये आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा खाना, और आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर से पानी डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। तो ये सबसे ऊपर ये वाला जो पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं कॉलन। तो सबसे पहले आपके पास ये है असेंडिंग कॉलन, ऊपर की तरफ असेंडिंग, ऊपर की तरफ जाने वाला कॉलन, दिस इज कॉल्ड असेंडिंग कॉलन, ओके। और इसके बाद जाकर आपके पास ये जो है दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स कॉलन, क्या वो साइड की तरफ चल रहा है, ओके, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स कॉलन। इधर भी आपके पास पानी जो है वो डिजॉल्व होता जाएगा, और फिर फाइनली जाकर जो है वो पानी अब्जॉर्ब होता जाएगा। फाइनली जाकर दिस इज द डिसेंडिंग कॉलन, क्या कॉलन, दिस इज द डिसेंडिंग कॉलन, क्या आपके पास जो है वो फाइनली जो है सब कुछ डिसेंड कर रहा है, डिसेंडिंग कॉलन। और फिर उधर जाकर ये फाइनली दिस इज कॉल्ड रेक्टम, रेक्टम और डिसेंडिंग कॉलन के दरमियान ये जो थोड़ा सा ये वाला हिस्सा चलता है, दिस इज कॉल्ड द सिग्मॉइड कॉलन, ओके, इसको कहा जाता है सिग्मॉइड कॉलन।
और फिर फाइनली जाकर दिस इज कॉल्ड द रेक्टम। रेक्टम के अंदर आपका जो फाइनल वेस्ट है, यानी कि अब ऑफ कोर्स उसके अंदर कुछ अब्सॉर्ब होना है नहीं, दिस इज द फाइनल वेस्ट, जिसको कहा जाता है फीसीज। ओके, दिस इज कॉल्ड फीसीज। ये आपके रेक्टम में आकर स्टोर हो जाता है और उसके बाद फिर नीचे दिस पार्ट इज कॉल्ड द एनस। तो एनस दिस विल बी ओपन और उसके बाद जाकर यहाँ पर बाद में दिस ये आपके पास बॉडी से बाहर निकल जाता है थ्रू द एनस। दिस इज द इजेक्शन, जो फाइनल आपके पास पार्ट है जो हमने ऊपर देखा था। तो इस तरीके से आपके पास आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डाइजेशन जो है वो तमाम की तमाम कंप्लीट होती है और ये आपके पास फुल जीआई ट्रैक्ट है इसमें चलता है। बीच में हमने कुछ एक्सेसरी ऑर्गन जैसे लिवर, पैंक्रियास को भी देखा है, बट दिस इज द फाइनल जीआई ट्रैक्ट। और हमारा जो सेल होता है आइडेंटिफाई डिस्क्राइब स्ट्रक्चर्स एंड मेन जैसे एलिमेंट्री के नाम जीआई ट्रैक्ट एंड एसोसिएटेड ऑर्गन्स, जिनके अंदर पास पैंक्रियास था, स्टमक था, लिवर था, गाल ब्लैडर था, ये जितने भी हैं इन सबको हमने डिटेल के साथ देख लिया है। डिस्क्राइब स्वॉलोइंग एंड पेरिस्टाल्सिस। सबसे पहले स्वॉलोइंग, स्वॉलोइंग को तो सबको पता है खाने को अंदर लेकर जाना। तो ये मेनली, ये तो ऑलरेडी हम ऊपर देख चुके हैं, जो आपकी ज़बान जो है ये खाने को यहाँ पर पुश करती है, दिस इज वॉलंटरी, यानी आप इसको खुद आप खुद से स्वॉलो करते हैं, ऐसा नहीं कि खुद ब खुद स्वॉलो हो जाता है, आप खुद से इसको अंदर की तरफ भेजते हैं। तो ज़बान यहाँ पर धक्का लगाती है और ये अंदर चल पड़ता है। तो सबसे पहले आपके पास वॉलंटरी एक्शन के थ्रू, यानी आप खुद इसको करते हैं, वॉलंटरी एक्शन के थ्रू आपके पास जो है वो स्वॉलोइंग होती है, आप इसको अपनी ज़बान के थ्रू अंदर ले जाते हैं। लेकिन इसके बाद आपके पास पेरिस्टाल्सिस, ये पूरे जीआई ट्रैक्ट में होता रहता है। ऑफ कोर्स ये एक इनवॉलंटरी एक्शन है, आपको नहीं पता होता ये हो रहा है, यानी आपका जीआई ट्रैक्ट है वो खाना स्टमक के थ्रू हर तरफ आगे जा रहा है। मसल्स जो मस्कुलरिस एक्सटर्ना के अंदर दो लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स हैं, उसको आगे धक्का लगा लेके जा रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि खाना आप खुद अपनी मर्जी से धक्का नहीं लगाते खाने को अंदर। तो पेरिस्टाल्सिस के थ्रू आपका खाना आगे मूव करता है जीआई ट्रैक्ट में, एसोफेगस में भी इसी तरह मूव करता है, आगे अगर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में भी इसी तरह मूव करता है थ्रू पेरिस्टाल्सिस, और स्टमक में भी इसी तरह मूव करता है। तो कैसे, तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर दो आपके पास जो है मसल्स हैं, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एग्जाम्पल है एसोफेगस, क्योंकि मान लेते हैं मतलब हमारा जीआई ट्रैक्ट की एक ट्यूब है एंड एसोफेगस में भी, तो यहाँ पर कैसे पेरिस्टाल्सिस एक्ट करेगी। तो बहुत ही सिंपली मेनली मे भी एसोफेगस हो गया कि आपके पास यहाँ पर बोलस आएगा। बोलस ऐसा नहीं कि ग्रेविटी के थ्रू आगे जाएगा, ग्रेविटी या फिर में चला जाएगा, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में हर जगह पर इसको आगे पुश किया जाएगा। पुश कैसे होगा कि सबसे पहले आपके पास ऑफ कोर्स मस्कुलरिस एक्सटर्ना के अंदर जो सर्कुलर मसल्स हैं वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वो सर्कल की शेप में होते हैं सर्कुलर मसल्स, और वो यहाँ पर आगे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पर से ये इधर पिचक जाएगा। ओके, अंदर की तरफ पिचक जाएगा। तो इस तरीके से ये आपको अंदर की तरफ पिचक जाएगा, पीछे था तो ये पिचक गया, और ऑटोमेटिकली जब आप किसी चीज़ को पीछे से पिचकाते हैं तो आगे की तरफ धक्का मिलता है। जो आगे ये वाली जगह है, इधर आपके पास इधर भी सर्कुलर मसल्स मौजूद है, लेकिन इधर आपके पास लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स भी मौजूद हैं, वो आपको स्ट्रेच करेंगे और इस जगह को लंबा कर देंगे। इस जगह को लंबा करके इसको आगे की तरफ से धकेलेंगे, तो पीछे होता ऐसा जाएगा कि आपके पास पीछे जो है वो सर्कुलर मसल्स जो है वो छोटे होते जाएंगे और इसको आगे की तरफ धक्का लगा देंगे और लॉन्गिट्यूडिनल मसल आगे स्ट्रेच करते जाएंगे और इसको आगे की तरफ जगह बनाते जाएंगे। थोड़ी देर बाद ये खाना आपको आ जाएगा इधर। अब इधर जो सर्कुलर मसल्स हैं वो फिर से करेंगे और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स फिर आगे सीधे होंगे, ऐसा इसको आगे की तरफ पुश किया जाएगा इन दोनों की मदद से। ये दोनों आप अपना कोऑर्डिनेट करेंगे, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल। और पेरिस्टाल्सिस जो कि बेसिकली मूवमेंट ऑफ फूड अराउंड द जीआई ट्रैक्ट है, इस तरीके से आपके पास ये काम होगा। दिस इज इनवॉलंटरी, आप अपनी मर्जी से नहीं इन सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स के साथ काम करते हैं, ये खुद ब खुद आपके पास खाने को आगे की तरफ मूव करते जाते हैं। नेक्स्ट है सॉर्ट आउट द एक्शंस ऑफ एंजाइम्स इन स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल या जीआई ट्रैक्ट विद रिस्पेक्ट टू देयर सबस्ट्रेट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो जितने भी जीआई ट्रैक्ट में एंजाइम्स होते हैं उनके सबस्ट्रेट्स मतलब जिनको बात करते हैं उनके प्रोडक्ट्स के साथ आप उनको सॉर्ट आउट करें। तो ऑलरेडी हम उसको काफी डिटेल में बात कर चुके हैं, मैंने टेबल के अंदर सबको समराइज कर दिया ताकि हम जल्दी से इसको देख लें। सबसे पहले ओरल कैविटी के अंदर हम देखा था हमारे पास सलाइवरी एमाइलेज को पिटालिन भी कहा जाता है, और यहाँ पर आपके पास इसकी जो सोर्स ग्लैंड है दैट इज सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड इसको सीक्रेट करेंगे सर सबसे जैसे स्टार्च और इसको ये तोड़ देता है इनटू माल्टोज, दिस इज पिटालिन। इसके बाद आपके पास स्टमक या स्टमक भी जिसको कहा जाता है, इसके अंदर आपके पास है पेप्सिन और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रोटीन्स और इसको पेप्टाइड में तोड़ते हैं। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पैंक्रियाटिक एमाइलेज अगेन इसको रिमेनिंग जो जितनी स्टार्च बच गई इसको माल्टोज में, ट्रिप्सिन अगेन प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स के अंदर, लाइपेज फैट्स को फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल के अंदर तोड़ देगा, पैंक्रियास ही आते हैं। और इसके बाद जाकर इसके अंदर दो और भी मैंने आपको बताया था वो भी होते हैं, लेकिन आमतौर पर उसको मतलब ग्रेट टाइमिंग इंक्लूड नहीं किया जाता, आप चाहें तो उसमें भी देख सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो दूसरे ये जो एंजाइम है ये वही आपका जो इंटेस्टिनल जूस है वहाँ से क्रिएट होंगे, जो मेनली आपके पास मतलब इलियम के अंदर होते हैं, जेजुनम के अंदर ये शुरू होते हैं और जेजुनम के अंदर तकरीबन डाइजेशन खत्म भी हो जाती है, इलियम के अंदर भी ये मौजूद होते हैं। ओके, इलियम के अंदर जेजुनम के अंदर ये सीक्रेट होते हैं, इलियम के अंदर भी हल्के सीक्रेट होते हैं, और साथ ही साथ आपके साथ एब्जॉर्प्शन होती है। तो जेजुनम और इलियम दोनों के अंदर एब्जॉर्प्शन भी होती है, डाइजेशन भी किसी हद तक होती है, और उसके बाद जाकर साथ ही एब्जॉर्ब होना शुरू होते हैं। बट ये मैंने आपको मतलब चार जो एंजाइम जो बताना चाहिए, एरेप्सिन या पेप्टाइडेज जो पॉलीपेप्टाइड्स को फाइनली अमीनो एसिड में तोड़ता है, ये एरेप्सिन उसके टाइप है। माल्टेज होता है जो माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ता है, लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देता है, सक्रेज जो है वो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रैक्टोज इन दोनों में तोड़ता है, दोनों मोनोमर्स मिलकर सक्रोज बनाते हैं। इनमें से आपके पास मेन एंजाइम्स हैं।